नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कार्नर में। आज हिस्ट्री की दूसरी वीडियो ये होगी और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसके पहले हम जिस वीडियो में बात किए थे उसमें हमने आपको पाषाण काल के बारे में बात हुई थी, जो आपकी बेसिक थी। लेकिन इस वीडियो में हम आपसे पहले बता चुके हैं कि हम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, जो भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसी की बात कर रहे हैं कि कैसे उसका विकास हुआ है। तो इस क्रम में हमने सबसे पहले आपसे एक थीम पे बात की थी। वो थीम क्या थी? वो थीम ये है कि मनुष्य का विकास के समय भारतीय सभ्यता का विकास कैसे हुआ। जो भारतीय सभ्यता थी, जो भारतीय सभ्यता हमारी एक थीम बन के हमारे सामने आई है, तो भारतीय सभ्यता या इंडियन जो कल्चर है या इंडियन जो सिविलाइजेशन है, ये कैसे विकसित हुई। इसमें हम जो जिस दूसरे स्टेप, पहले स्टेप पे हमने जब चढ़ाई की, तो पहले स्टेप में हमने बात की थी मानव के विकास का या मनुष्य का विकास। उसके बाद जो दूसरा हमारे लिए मील का पत्थर है वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे आप चैप्टर के रूप में बांटते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ विशेषताएं हैं, तो आज इसको हम दो पार्ट में देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन को, दो वीडियो में। पहले वीडियो में हम बात करेंगे आपसे उसके कुछ महत्वपूर्ण फीचर के बारे में, उसके बाद उसकी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हड़प्पा की खुदाई आपको पता है कि 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले की थी। दयाराम साहनी नाम है भारत के एक पुरातत्वविद का, जिन्होंने खुदाई करके एक बहुत ही बड़ा जो धुआं था, मिट्टी का ढेर था, उसे खोदा तो उसके अंदर से ऐसे स्ट्रक्चर मिले और उसके बाद ये आकलन किया गया कि ये स्ट्रक्चर कब का है। तो पता चला कि ये 3000 BC का है, यानी 3000 BC के पहले का है। कुछ विद्वान इसे 3300 BC से लेकर 1750 BC तक का काल मानते हैं। तो ये एक अलग बात है, क्योंकि जो पता जब चला तो ये जो स्ट्रक्चर मिला, इसकी जो स्ट्रक्चर की विशेषताएं देखी गई, ये बहुत ही यूनिक थी, बहुत ही अलग थी। अच्छा, तो कुछ चीज़ें और आपको यहाँ पे जब बात करेंगे, तो ये जो जो यहाँ पे जो जो स्थान मिला, जो यहाँ पे सिविलाइजेशन मिली, वो कैसे अलग थी विश्व के अन्य सिविलाइजेशन से। तो कुछ इसके महत्वपूर्ण चीज़ें थी। जितने भी विश्व में सिविलाइजेशन डेवलप थी, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे नील नदी या मिस्र की हो, या फिर चाहे यांगहो की सभ्यता हो, ये जितनी भी सभ्यताएं, चाहे दिलमुनो जितनी भी थी, सुमेरियन हो, ये सब जितनी सभ्यताएं थी, ये सब सभ्यताओं में अगर कोई श्रेष्ठ था तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन था। किस मामले में श्रेष्ठ था? तो यहाँ पर जो टाउन प्लानिंग, आप देखिएगा नाम है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग का मतलब होता है नगर नियोजन। जो नगर नियोजन था, ये विश्व में अद्भुत था, अद्वितीय था, श्रेष्ठ था। क्यों? क्योंकि इनकी जितनी भी प्लानिंग हुआ करती थी, जितने भी इनके घर बना करते थे, या जो आवास या फिर जो एक साथ जो कॉलोनियाँ बना करती थी, वो पूरी तरह से प्लान हुआ करती थी। नॉन प्लान वो नहीं बनाते हैं। यानी पहले इनके घरों की एक बार डिजाइन होती थी, डिजाइन बनने के बाद फिर उसे जमीन पर उतारा जाता था। एक सोच होती थी, इस सोच को जमीन पर उतारते थे लोग। तो इस मामले में हड़प्पा सभ्यता पूरे विश्व में उत्कृष्ट है, जो हमारे पूर्वज के रूप में हमें मिले हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो कुछ इसकी बेसिक फीचर की, तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन। ये कांस्य युगीन सभ्यता है और इसकी उन्नति दो रूपों में हमें देखने को मिलती है। इसकी जो पराकाष्ठा है, यहाँ पे दो रूपों में देखने को मिलती है। पहला, यहाँ पर जो व्यापार था वो श्रेष्ठ था। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो यहाँ पर लेखन शैली, जो तकनीकी ज्ञान था, जो लेखन शैली थी, और प्लस नगर नियोजन, ये जो चीज़ें थी, इस चीज़ों के कारण ही हमारी जो हड़प्पा है, वो हड़प्पा अन्य सभ्यताओं से श्रेष्ठ होकर हमारे सामने आई। अब आइए कुछ बात करते हैं कि जो हड़प्पा स्थल, जो हड़प्पा कालीन स्थल थे, जो हड़प्पा की खोज हुई, क्योंकि इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे क्यों कहते हैं, या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। अगर इसे हम सिर्फ आपको दो शब्दों में कहें तो ये कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले इसी की खुदाई हुई थी, हड़प्पा की, इसी के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं आप कुछ अन्य नाम भी देखने को आपको मिलेगा, कि वो नाम क्या है? सिंधु सभ्यता।
जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता भी इसे जाना जाता था और इसे जाना जाता है। सिंधु सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिंधु नदी थी। अच्छा आइए दूसरे मैप में आपको चलते हैं, अच्छी चीज़ें आप वहाँ देखेंगे। ये आप आ जाइए इस मैप में, आपको यहाँ पर एक नदी दिख रही है जो ये है सिंधु। ये आपको हाईलाइट कर देते हैं, ये है सिंधु रिवर। आपको इसका उद्गम स्थल हमने बताया था कि ये मानसरोवर लेक के पास से उत्पन्न होती है और अरब सागर में जाके गिरती है। तो ये जो सिंधु नदी आपको यहाँ दिख रही है, इसमें आपको इसकी 5 सहायक नदियों के बारे में बताया था, जिसमें रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, ये सब प्रमुख नदियाँ थी जिनके बारे में हमने ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स में आपको डिटेल में बात की थी। तो हम यहाँ पर आपसे जो बात कर रहे हैं वो सिंधु की, क्योंकि जो स्थान खोजे गए, जो खोजा गया, जो इसके स्थल मिले, वो सिंधु नदी के किनारे पहले शुरुआती दौर में जो स्टार्टिंग में जो खुदाई हुई और जो स्थल मिले वो सिंधु नदी के किनारे अधिक मात्रा में मिले। या और उसमें से कौन से प्रमुख, जैसे हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा जो स्थान था वो रावी नदी के किनारे अवस्थित था। हड़प्पा जो स्थान था वो रावी नदी के किनारे अवस्थित था। तो ये जो जितनी सिविलाइजेशन, जितने स्थल मिले थे शुरुआती दौर में, वो कहाँ पर मिले थे, वो सिंधु नदी के किनारे मिले थे। इसलिए इसे क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन कालांतर में जब और भी खुदाई इसकी की गई तो देखा गया इसके स्थान सिंधु के अन्य जगहों पर भी मिलने शुरू हो गए। एक महत्वपूर्ण सिंधुकालीन स्थल जो सर्वाधिक मात्रा में, यहाँ पे एक फैक्ट आप नोट कर लें, जो सर्वाधिक मात्रा में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो स्थल मिले हैं वो मिले हैं सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी है, सरस्वती, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। वर्तमान काल में इस नदी को घग्गर नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम, घग्गर या हकाटा या हकारा नाम भी मिलता है। तो इसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। जो वर्तमान में घग्गर नदी है इसी को सिंधु नदी के नाम से पहले उसी को सरस्वती नदी के नाम से पहले जाना जाता था। तो अगर देखा जाए तो सबसे अधिक स्थल कहाँ मिले हैं, सबसे अधिक स्थल मिले हैं सरस्वती नदी के किनारे या घग्गर नदी के किनारे, जो वर्तमान गुजरात और राजस्थान के हिस्से में बहती है, जो वर्तमान में गुजरात और राजस्थान के किनारे बहती है। तो अगर पूरे स्टेट के रूप में देखा जाए, पूरे राज्य के रूप में देखा जाए, यानी हम देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश के रूप में देखा जाए तो जो स्थल मिले हैं किन किन देशों में है, यानी हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार की। अभी तो हम बेसिक की बात कर रहे हैं आपसे कि सिंधु सभ्यता की विस्तार अगर देखें तो पहले आपको बता दें किन किन देशों में फैले हुई थी ये सभ्यता, जो अपनी चरम की पताका पूरे विश्व में फहरा रही थी। वो सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था या हड़प्पन सिविलाइजेशन था, वो किन किन देशों में फैली थी। ये न केवल भारत में, भारत के इतर ये फैली थी। ये आप मैप में देख रहे हैं इंडिया, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान, ये देख रहे हैं अफगानिस्तान, ये आपका है ईरान। देखिए जो मुख्य रूप से जो ये सभ्यता फैली हुई थी, ये विश्व के भारत के 3 पड़ोसी देशों से में फैली हुई थी। वो कौन कौन से देश थे, उसमें एक अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान में देखेंगे इसके कुछ स्थान है। दूसरा पाकिस्तान में देखेंगे इसका विस्तार बलूचिस्तान तक है और इंडिया के पश्चिमी क्षेत्रों में ये फैली हुई थी। ये कितने देशों में मुख्यतः 3 देशों में फैली हुई थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में सभ्यता फैली हुई थी। अपने इस काल में अगर हम बात करें तो ये सभ्यता एक उत्कृष्ट सभ्यता थी, सभी सभ्यताओं में श्रेष्ठ थी। ऐसा क्यों, हमने आपको बताया कि इसके पास एक अद्भुत स्क्रिप्ट थी, एक लेखन शैली थी। अपने समकालीन दौर में उसके पास जो नगर नियोजन, जो टाउन प्लानिंग था, वो ऐसा कोई भी नहीं करते थे। जिनके पास जो तकनीकी ज्ञान था वो समकालीन विश्व में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। अब अगर हम बात करें तो हमने बात की आपसे इनके विस्तार के बारे में, कहाँ विस्तार है, किन किन राज्यों में है, तो हमने बताया कि इनका विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के 3 देशों में फैला हुआ है। लेकिन यहीं पर अगर इस सभ्यता के विस्तार उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट और पूर्वी, यानी जो सबसे पूर्वी स्थल जो खोजे गए हैं वो कौन सा है, जो सबसे पश्चिमी स्थल खोजा गया वो कौन सा है, यानी इसका पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु जान लेना भी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अभी हम केवल सिंधु सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, सिंधु सभ्यता की बात नहीं कर रहे हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी की नहीं कर रहे हैं। जब सिंधु सभ्यता की बात करेंगे आप तो उसकी डिटेल बात करेंगे। अभी तो आपको ये हम समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सिंधु सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानें।
देखिए इसका जो विस्तार था, ये उत्तर में सबसे उत्तरी स्थान जो खोजा गया है अभी तक मांडा है। कौन सा स्थान है? मांडा। कहाँ पर है मित्र? जी हाँ मित्र, ये है अपने जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ पर है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। और जो इसका सबसे दक्षिणी पॉइंट खोजा गया है वो है दैमाबाद या दैमाबाद। ये कहाँ पर है? तो जी हाँ मित्र, ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पर है दैमाबाद? दैमाबाद है महाराष्ट्र में। इसका जो पूर्वी पॉइंट खोजा गया है, इसका जो पूर्वी बिंदु खोजा गया है वो कहाँ है? वो कहाँ है? आलमगीर में। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में जो मेरठ स्थान है, मेरठ के पास ही आलमगीरपुर है। आप आलमगीरपुर के बारे में देख सकते हैं तो यूपी में ये आलमगीरपुर जो स्थान है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्थान है। अगर इसका पश्चिमी बिंदु देखा जाए, पश्चिमी पॉइंट, तो वो पश्चिमी पॉइंट है सुख्ता गंडोर। सुख्ता गंडोर ये कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ? पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला हिस्सा है उस हिस्से में ये पड़ता है। यानी अब एक बात तो स्पष्ट हुई, इसके 4 पॉइंट हमने बात की, 4 बिंदु बात की कि इसके दक्षिणी उत्तरी पॉइंट कौन कौन से हैं। तो ये कोई मैप ऐसे बना लीजिए और ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे देखेंगे सबसे उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर, सबसे पूर्वी आलमगीर, सबसे दक्षिणी दैमाबाद और सबसे पश्चिमी सुख्ता गंडोर। ये इसके 4 सीमाएं थी या 4 सबसे अंत में स्थित दिशाओं में थी। अब यहाँ से अगर हम बात करें आपसे तो यहाँ पर जो नगर नियोजन की थोड़ी सी थीम दे चुकी है, इनकी डिटेल हम बात करेंगे, अलग से बात करेंगे इनकी नगर नियोजन के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको हम बता देते हैं घग्गर नदी, पहले आपको दिखा दें घग्गर नदी कौन सी है, कौन सी नदी है जिसे हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। देखिए घग्गर नदी आपको दिखाते हैं मैप में, ये आप जहाँ आप हाईलाइट कर रहे हैं उस हाईलाइट को देखिएगा। ये जो नदी दिख रही है, जो डॉटेड बनी हुई है, ये है घग्गर नदी या इसे सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी से? सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वर्तमान में इस सरस्वती नदी का जो अवशेष है, जो शेष मिला है, वो घग्गर के नाम से जाना जाता है। ये एक थार के हिस्से में बहने वाली एक छोटी नदी है और ये विलुप्त के कगार पर है। इसे घग्गर के रूप में, जो सरस्वती के रूप में पहचान की गई है। तो अगर देखा जाए तो कुछ विशेषताएं जो हमें आज बात करेंगे यहाँ पर आपसे, कि जो यहाँ पे जो स्थान हुआ करते थे, यहाँ पे कई महत्वपूर्ण स्थान मिले। जैसे आपको देखेंगे तो गुजरात में रंगपुर मिला, गुजरात में लोथल मिला, आपको अन्य सुरकोदड़ा मिला, ऐसे देखेंगे तो धौलावीरा मिला। ये सब स्थान का केवल नाम बदलेंगे, ये एक स्थान की हम डिटेल आपसे कल के वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज केवल इतना आप देखें। राणा गुंडई मिला। पहले हम पाकिस्तान के स्थान को क्यों ना देख लें। देखिए पाकिस्तान में कुछ महत्वपूर्ण जो है उनको केवल देखेंगे, सुख्ता गंडोर, बालाकोट, मकरान, राणा गुंडई और मेहरगढ़, हड़प्पन और मोहनजोदड़ो, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहाँ के? पाकिस्तान के। और भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थान अगर देखा जाए, एक महत्वपूर्ण स्थान सरायकोला, इनको देख लें। भारत में देखा जाए तो भारत में कई हैं, राज्य वाइज हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक एक डिटेल उठाएंगे। लेकिन अभी आप कुछ महत्वपूर्ण देख लें जिन्हें आप जाने। कोटदीजी, चनहुदड़ो, आमरी, आप देखेंगे धौलावीरा, आप देखेंगे सुरकोंदड़ा, रंगपुर, लोथल, दैमाबाद, आलमगीरपुर, बनावली, कालीबंगा, और इसके साथ आप भगवानपुरा देखेंगे और रोपड़ देखेंगे। ये सब जो महत्वपूर्ण स्थान है ये वर्तमान में अवस्थित हैं, जिनकी खुदाई की गई है, जहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधुकालीन स्थल हमें मिले हैं। इन स्थलों की एक विशेषता हुआ करती थी। इन स्थलों पे जितने भी स्थल आपको मिले हैं, इन स्थलों में अगर हम देखें तो क्या था, सबसे अधिक जो स्थल मिले हैं ये स्थल इसी नदी के किनारे मिले हैं। कौन सी नदी है? हमने बताया नदी का नाम है सरस्वती या घग्गर। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो इनकी जो टाउन प्लानिंग हुआ करती थी, इनकी जो टाउन प्लानिंग यानी जिनका नगर नियोजन, जो इनका प्लान हुआ, आर्किटेक्चर हुआ करता था, उसमें अगर कोई ये सड़क है, मुख्य मार्ग, तो यहाँ पे अगर ये मकान बनाते थे तो ये मकान की जो दरवाज़ा होता था मुख्य मार्ग में नहीं खोल के, बल्कि
गली वाले मार्ग में ये खुला करते थे या पीछे वाले मार्ग में। क्योंकि इसकी वजह क्या रही होगी? इसकी वजह ये रही होगी क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे दूर तक व्यापार किया करते थे। इनका जो व्यापार था बहुत दूर दूर तक हुआ करता था और जो साधन थे वो बैलगाड़ियों से हुआ करती थी। और इनके जो रोड थे ये कच्ची ईंटों के बने हुए करते थे, लेकिन जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने हैं। तो हो सकता है कि धूल धक्कड़ या किसी अन्य कारण की वजह से ये अपने मुख्य मार्ग गली की तरफ खोलते हों। ये हम एक गेस ही कर सकते हैं, एक संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अगर देखा जाए तो इनका जो इनका आवास बनता था, एक घर बनता था, उस घर में क्या क्या चीज़ें होती थी उनकी भी आपको बात बता दें। देखिए इनके घरों में जो नालियाँ हुआ करती थी, नालियाँ पूरी तरह से मॉडर्न तरीके, आधुनिक तरीके से ढकी हुई हुआ करती थी। सामान्यतः इनके मकान में एक किचन हुआ करता था, एक आंगन हुआ करता था और स्नानागार हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे और टॉयलेट यानी शौचालय की व्यवस्था भी इनके घरों में पाई गई है। यानी अगर देखा जाए तो जो आप इस समय भौतिकतावाद में, जिस भौतिकतावाद में जी रहे हैं, ऐसी ही भौतिकतावादी, ऐसी ही पारलौकिकतावादी जीवन वो हड़प्पावासी अपने काल में व्यतीत कर रहे थे। जिनकी जो नालियाँ हुआ करती थी, नालियों में जैसे वर्तमान में बड़े बड़े आप नाले देखते हैं, बड़े बड़े नालों में मैनहोल बनाए जाते हैं, वैसे ही इनकी नालियों में भी मैनहोल बनाया हुआ है और सभी मैनहोल को ढक्कनों से ढका गया था। ये एक विशेषता इनकी बहुत बड़ी थी। यानी ये कहीं ना कहीं स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते हैं। यानी इनसे, अगर इनकी स्वच्छता, इनकी क्लीनिंग, इनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। इनसे हमें बहुत चीज़ सीखना है। क्या क्या सीखना है? पहली बात कि हमें स्वच्छता सीखनी है। दूसरी चीज़, हमें जो मकान बनाने हैं उन्हें प्लान्ड तरीके से बनाना है। इनसे जो जितनी चीज़ें आवश्यक हैं घर पे बनानी है। और इनसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो चीज़ें सीखनी है वो क्या हैं? वो ये हैं कि इनकी जो सिविलाइजेशन थी, इनमें धार्मिक महत्व कम था। आडंबरवादी जरूर थे लेकिन उसका महत्व कम था। उसे अपने आडंबर को कम करना होगा। अब देखें तो ये और इनके जो ईंट हुआ करते थे, इनके जो ईंट हुआ करते थे, उस ईंट को आपको दिखाएंगे। ये उनकी ईंट है, ये हड़प्पा कालीन ईंट है जो अभी भी सुरक्षित रखी गई है। इस ईंट को अगर देखें तो इसकी ईंट की जो रेशियो हुआ करती थी वो हुआ करता था 4:2:1 के अनुपात में। यानी इसकी एक्चुअल साइज आपको बता दें कितनी, इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई हुआ करती थी। तो इसकी जो लंबाई हुआ करती थी वो 10 इंच थी, 10 इंच। लेकिन इसकी जो चौड़ाई थी वो 5 इंच थी और जो इसकी ऊंचाई थी वो 2.5 इंच हुआ करती थी। यानी अगर इसका रेशियो देखें तो एक बार फिर आपको बता दें, इसका रेशियो था 4:2:1 के, 4:2:1 के। ये इनका अनुपात हुआ करता था, ये इनका रेशियो हुआ करता था दोस्तों। इस रेशियो में वो अपने ईंट को बनाते थे और जो इनके ईंट हुआ करते थे ये ईंटों को पकाते थे। कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, पक्की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कैसी ईंटें? पक्की ईंटें हुआ करती हैं, इनकी ईंट कच्चे नहीं होते थे। इस सभ्यता में, इस सिविलाइजेशन में जो सबसे बड़ा शहर मिला है, जिस शहर की सब मिला है खुदाई के बाद, जिसका आकार सबसे बड़ा था, वो था धौलावीरा। कौन सा शहर है? वो शहर है धौलावीरा। धौलावीरा, इतनी चीज़ें उसके बारे में थोड़ी सी थी जिससे आप उनसे परिचित हो जाएं, उसके बाद हम इनसे थोड़ी सी डिटेल में बात आपसे कर पाएंगे। तो आइए जितनी चीज़ें आपको दिखाएं उसकी एक बार हम पीपीटी देख लेते हैं। देखिए हमने जैसा कि बताया कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसकी जो उन्नत सभ्यता थी, इसकी जो प्रमाण हमें मिलते हैं उसके लेखन के का ज्ञान जिनके पास था। शहरों का नियोजन बड़ा ही स्पेशल था। अगर किसी मामले में हड़प्पा सिविलाइजेशन अन्य सिविलाइजेशन से श्रेष्ठ माना जाए तो होता नगर नियोजन या शहरों का नियोजन, टाउन प्लानिंग। भाई सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में जो स्थान खोजा गया वो था हड़प्पा और इसी के नाम पर इसका स्थान रखा गया। ये स्थान रावी नदी के तट पर है। बिल्कुल आप परेशान न होइए, ये कि एक स्थान को जिस नदी के तट पर है उसका नाम हम आपको डिटेल में करवाएंगे। बिल्कुल आप टेंशन ना लें, पूरी फैक्ट कवर की जाएगी, एक भी चीज़ छूटेगा नहीं। जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर कुछ भी महत्वपूर्ण है तो वो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अन्य सिंधु सभ्यता के आधार पर इसका नामांकन के लेकर प्रश्न पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस में 2 बार आया है, एक बार प्री में आया है और एक बार मेंस में आया हुआ है। तो प्री में और मेंस में दोनों ही एक ही क्वेश्चन को उठा कर रिपीट किया था अगले साल। वो प्रश्न यही था कि निम्नलिखित में से किस नाम को
किस नाम, कौन सा नाम सिंधु सभ्यता के बारे में उचित है या सबसे सर्वोत्तम है। तो उसमें उसका सही उत्तर था हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने माना कि सिंधु सभ्यता जो क्षेत्र नदी तंत्र था वहाँ पर कि स्थल ही वहाँ के अलावा कई स्थल पाए गए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम कहते हैं तो सिंधु नदी के किनारे ही उसके स्थल पाए जाने चाहिए, लेकिन इसके जो स्थल हैं सिंधु घाटी से इतर सरस्वती घाटी में, यमुना घाटी में, गोदावरी घाटी में भी पाए गए हैं। तो गोदावरी घाटी में अगर देखें जिसका स्थान, जिसका एग्जाम्पल दैमाबाद महाराष्ट्र है। अगर गंगा घाटी में देखा जाए या यमुना घाटी में देखा जाए तो आप पाएंगे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। मांडा सबसे उत्तरी स्थान था जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित था, और सुख्ता गंडोर सबसे पश्चिमी स्थान है जो पाकिस्तान में है। आलमगीरपुर हमने बताया कि ये मेरठ में है उत्तर प्रदेश में, और ये सबसे पूर्वी स्थान है, और सबसे दक्षिणी दैमाबाद था। यह सभ्यता 3 राज्य स्टेट 3 देशों में फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। इतनी चीज़ें हमने आपसे अभी तक बात की। इसके बाद हमने आपसे जो बात की थी वो हमारी बात हुई थी कि जो सरस्वती नदी है उसे घग्गर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए ये वैदिक सरस्वती नदी है जो वेदों में जिसे सरस्वती के नाम से जाना गया, वर्तमान में वो हमारे पास घग्गर नदी से नाम से जानी जाती है। ये नदी अरब सागर में जाकर गिरती थी। कहाँ पे गिरती थी? अरबियन सी में, अरब सागर में जाकर गिरती है। और इस नदी के किनारे ही आप देख सकते हैं ये जो जितने स्थल दिख रहे हैं सब हड़प्पा कालीन स्थल है। सबसे अधिक जो स्थल मिले हैं हड़प्पा कालीन वो सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। आप सिंधु नदी के किनारे भी देखेंगे तो सिंधु नदी के किनारे कुछ कम स्थल आपको दिखेंगे। यहाँ पर जैसे आपको कुछ मेहरगढ़ मिल जाएगा जो इसके इतर है, इस घाटी सभ्यता से थोड़ी दूरी पर है। ऐसे आप कुछ स्थान अलग देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक स्थल मिले हैं वो मिले हैं सरस्वती नदी के किनारे या घग्गर नदी के किनारे। इसी वजह से ये जो इनका सिद्धांत था, जो नामांकन था, ये नामांकन गलत हो गया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता न होकर बल्कि जिस स्थान पे ये खोजा गया है, सबसे पहले खुदाई हुई है, तो उसी के नाम से इसे अध्ययन किया जाए, वो था हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सभ्यता। इतनी चीज़ें स्पष्ट हो तो यहाँ से आगे चला जाए। अब देखिए कि हमने आपको इसके पहले बताया कि धौलावीरा इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर निकला, और ये जो लोग थे इनका व्यापार या इनका जीवन कैसा था, हमें इस बारे में भी बात करना। इनका जीवन कैसा था? इनके जीवन में कुछ अद्भुत चीज़ें हैं क्योंकि जब तक इनकी लेखन शैली नहीं पढ़ी जा सकती तब तक हम इनके जीवन के बारे में केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, सही चीज़ नहीं बता सकते कि क्या था क्या नहीं। केवल एक हमारे पास लॉजिकल एक तार्किक गेस हो सकता है क्या हो सकता था, लेकिन ये तार्किक गेस 100% सही हो इस बात की गारंटी हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में जो लेख लिखे गए हैं उस लेख को हम पढ़ नहीं पाए हैं। अच्छा जी, बिल्कुल बता देते हैं यहीं पे कि इनकी जो लेखन शैली थी वो पिक्टोग्राफी थी। क्या थी? पिक्टोग्राफी मतलब पिक्चर युक्त, यानी उसमें चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक बोलते हैं, भाव चित्रात्मक। इनकी जो शैली थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसके कारण अभी तक उसके भाव और चित्र को हम समझ नहीं पाए हैं। और इसमें जो देखिए इनको टोटल अक्षर मिले हैं, जैसे आपने हिंदी में क ख ग घ जो अक्षर पढ़ते हैं ऐसे इनके पास भी अक्षर थे, लेकिन ये अक्षर लगभग 400 से भी ज़्यादा हैं, जिन अक्षरों का ज्ञान अभी तक हमको नहीं हो पाया कि किस अक्षर से किस बात को इंडिकेट करते थे या डोनेट करते थे। अगर देखा जाए तो इनके जीवन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले बताया कि पूरी तरह पता नहीं है, क्योंकि इनकी जीवन हम ऐसा मानते हैं कि ये प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो प्रकृति की पूजा करते थे? क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ इनके कुछ चित्र मिले हैं, कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं या कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिसपे पेड़ यानी बरगद का वृक्ष, उस पे शेर, अन्य जानवर, जितने प्राकृतिक चीज होती हैं उनके पूरे चित्र बने हुए हैं। और दूसरी चीज, ये जो पूजा करते थे कहा जाता है, माना जाता है कि ये आद्र शिवा या पुराने शिव की या रुद्र की ये पूजा किया करते थे। क्यों? क्योंकि ये मूर्ति मिली है, एक सिक्के पे एक मूर्ति मिली हुई है जो पलथी मार के बैठी हुई है। कैसे बैठी है? पलथी। इसके दोनों तरफ से कई जीव फैले हुए हैं, इसमें बैल है, इसमें हिरण है, तो ऐसे जीव है। इस वजह से ये माना जाता है कि ये इनका जो पूजा का आद्र शिवा की तरह ये दिखते हैं, एक त्रिशूल गड़ी हुई मिली है। ऐसा माना जाता है कि ये शिव की पूजा करते थे, जो पुराने शिव थे, यानी हड़प्पा कालीन शिव। वर्तमान में इनसे जिस देवता की
तुलना की गई वो हमारे वर्तमान के जो शिव हैं उनसे मेल खाती है, इसलिए हमें उन्हें शिव से मानते हैं कि वो शिव के पूजा के आराधक हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो सभ्यता थी ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता मानी जाती है। मात्र यानी यहाँ पर जैसे वर्तमान में, अच्छा मात्र सत्तात्मक और प्रतिसत्तात्मक में आपको यहीं पे अंतर बता देते हैं होता क्या है। देखिए, अगर आपके परिवार में जो मुखिया है अगर वह लेडीज है तो वह मात्र सत्तात्मक सत्ता होगी, लेकिन अगर उसके मुखिया पिता हैं तो वो प्रतिसत्तात्मक होगी। ये केवल वहाँ के एक घर के आधार पर नहीं डिसाइड किया जाता, ये पूरे समाज के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि उस समाज का लीडर कौन है। अगर हमारे पास वर्तमान में एक समाज है तो समाज को लीड कौन करता है, महिलाएं लीड करती हैं या पुरुष। तो अगर देखेंगे तो पूरे भारत में कुछ आदिवासी क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत में अधिकतर जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर जो सत्ता है वह पुरुषों के हाथ में है। किसके हाथ में है? पुरुषों के हाथ में है। अगर सत्ता पुरुषों के हाथ में है तो इस सत्ता को क्या बोलेंगे? पैट्रियार्की या प्रतिसत्ता। इस सत्ता को हम जो नाम देते हैं उसे कहते हैं प्रतिसत्ता। ये प्रतिसत्ता का अर्थ ये है कि जहाँ पे डिसीजन लेने का कार्य पूरे परिवार पूरे समाज का पुरुष करता है, वहाँ पर निश्चित तौर पर अगर प्रतिसत्ता होगी तो यहाँ पर जो फीमेल होगी उनका शोषण होगा। घरेलू हिंसा में फीमेल ही मारी जाएंगी, उनके ऊपर अत्याचार होगा। ऐसे ही अगर मातृसत्ता है तो वहाँ पर भी ये चीज़ होता है, इसका विपरीत वहाँ पर शोषण पुरुषों का होगा। तो ये यानी अगर ये माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, वहाँ पर महिलाओं का डिसीजन मेकिंग में अहम योगदान होता था और वो योगदान करती थी। ये केवल संभावना है कि संभवतः वो सभ्यता कैसी रही होगी, मात्र सभ्यता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हथियार कम मिले हैं और खास करके ऐसे हथियार जो युद्ध करने वाले थे उसकी संख्या कम है। दूसरी चीज अगर बात करें यहाँ पर जो वर्ग था, जो समाज था, वो 4 वर्गों में मुख्यतः बटा हुआ था। 4 वर्गों में बटा हुआ था। इन 4 वर्गों में कौन कौन वर्ग थे? इसमें एक जो सबसे विदुषी सबसे ज्ञानवान वर्ग था वह शिक्षक था। शिक्षक या वैद्य या इलाज जो डॉक्टर हुआ करते थे, ये भी एक वर्ग था। उसके बाद अगर देखा जाए तो व्यापारी का वर्ग आता है और फिर वर्ग आता है पुरोहित वर्ग का, उसके बाद एक वर्ग आता है श्रमिक का। ये 4 वर्गों में सभ्यता फैली हुई थी, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग था वो वर्ग था व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग की जो महत्ता थी इस सभ्यता में सबसे अधिक थी। इसका कारण क्या था? क्यों? क्योंकि ये सभ्यता पूरी तरह से व्यापार पे डिपेंड थी, ट्रेड पे डिपेंड थी। और ट्रेड पे डिपेंड होने के कारण ये जो सभ्यता थी यहाँ पर व्यापारी वर्ग का जो योगदान था या रोल था सबसे अधिक था, और इसी कारण इस वर्ग का इसमें वर्चस्व था। अगर देखेंगे तो ये बहुत दूर दूर तक व्यापार करते हैं। कितनी दूर व्यापार करते हैं? काफ़ी दूर दूर तक। ये सुमेरियन सभ्यता तक व्यापार करते हैं, दिलमुन तक व्यापार करते हैं। ये हिमालय पर्वत से शिलाजीत ले जाते हैं। ये हॉर्मुज की खाड़ी, हॉर्मुज जो स्ट्रेट है या फारस की खाड़ी, वहाँ तक ये व्यापार करते हैं, वहाँ से चीज़ें लेते हैं और लेन देन करते हैं। तो ये हड़प्पन सभ्यता यानी ये व्यापारियों की सभ्यता है, कहा जा सकता है। कहीं आपको प्रश्न मिल जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारियों की सभ्यता थी, तो नो डाउट आंख बंद करके आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को ट्रैक करेंगे। अगर इनके समाज के अन्य फीचर की बात करें, अब तक हमने बात की कि ये सभ्यता कैसी थी, पुरुष प्रधान थी या मातृ प्रधान थी, तो हमने बताया मातृ प्रधान थी। और इसमें जो वर्ग थे तो हमने बताया 4 वर्ग थे, जिसमें पुरोहित वर्ग या शिक्षक या वैद्य क्यों कह सकते हैं, दूसरा वर्ग योद्धा वर्ग, व्यापारी, श्रमिक, ये 4 वर्गों में बटा हुआ था। योद्धा वर्ग की भूमिका बहुत अधिक नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस जो ये सभ्यता थी, ये वास्तव में ये सभ्यता तत्कालीन एक चीज वर्ड होता है। आप देखें जो भौतिकतावाद है, भौतिकतावाद पर आधारित थी। भौतिकतावाद मतलब कि जो चीज़ें तत्काल हैं उनकी यूज की जाए। आप इस इमेज को देखें, इस चीज़ों से यानी वहाँ पर देखेंगे जो सौंदर्य की चीज़ें हैं उनको बहुत बढ़ावा दिया जाता था। जैसे आप देखेंगे इस क्षेत्र से यहाँ पर सौंदर्य के बहुत सारे
चीज़ें मिली हैं। ये गले की हार मिली है और गले में हाथ में पहनने के लिए कड़ा, गले में पहनने के लिए माला और लिपस्टिक, चंदन, ये टू जेड यानी जितनी वर्तमान में आप चीज़ें आज सजने सजने के लिए देखते हैं वो सारी चीज़ें लगभग लगभग हड़प्पा सिविलाइजेशन में थी। अगर देखा जाए जो सौंदर्य प्रसाधन था वो पूरी तरह से हड़प्पा सिविलाइजेशन में हावी हुआ करता था। इसी सब चीज़ों से अगर माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये मात्र सत्तात्मक सत्ता यहाँ पर स्थापित रही हो। अगर देखा जाए ये जो सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे जो डेड बॉडी, जो मृत जो लाश थी, उस लाश का समाधान कैसे करते थे, कि समाधान कैसे करते थे। तो मित्रों ये समाधान देखिए दो तरीके का होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। समाधान दो तरीके का होता है, एक होता है पूर्ण, एक होता है आंशिक। आंशिक में दो तरीके का होता है, एक होता है कि आप अगर जला रहे हैं और दूसरा है आप दफना रहे हैं। पूर्ण समाधान दो तरह का होता है, एक जला दिया जाए और एक दफना दिया जाए। और जो आंशिक समाधान होता है वो क्या होता है, देखिए समाधान दो तरीके का बताया। एक पूर्ण में पूरी तरह से जला दिया जाए, जलाने के बाद जो अवशेष बचे मिट्टी में दबा दें या फिर उसको हम नदी में बहा दें, जल में। दूसरा, उस पूरी डेड बॉडी को हम मिट्टी से दबा दें और उसी मिट्टी में चीज़ें समाप्त हो जाए। ये पूर्ण समाधान हो गया, पूर्ण समाधान। और दूसरा जो अपूर्ण समाधान या जो दूसरा आंतरिक समाधान था, इसमें डेड बॉडी को खुले में छोड़ दिया जाता था। कैसे, डायरेक्ट ओपन छोड़ देते थे, ऐसे ओपन छोड़ देते थे। जब ये ओपन छोड़ देते थे तो जो बाहरी जीव थे, शेर, चील, जो भी जीव थे इसे खाते थे। कुछ दिन बाद वापस वहाँ जाते थे, जो चीज़ें वहाँ पे बची हुई हैं, हड्डी, जो भी कुछ अवशेष बचे हुए हैं उसे लाकर मिट्टी में दबा देते थे। इसे बोलते हैं आंशिक समाधान, आंशिक समाधान यानी। और हड़प्पा सभ्यता में अगर देखा जाए तो ये दोनों समाधान प्रचलित थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन में अगर देखेंगे तो ये दोनों समाधान प्रचलित थे, यानी पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के समाधान हुआ करते थे। लेकिन अगर इनकी डेड बॉडी की देखी जाए तो इनकी जो लाशें हुआ करती थी ये उत्तर और दक्षिण की दिशा में दफनाई जाती थी। उत्तर की तरफ इनके सिर हुआ करते थे और दक्षिण की तरफ इनका पैर हुआ करता था। एक महत्वपूर्ण चीज आपको यहाँ जानना होगा कि ये अक्सर 100 के जो लाश होती है, डेड बॉडी होती है, उसके साथ खाने की चीजें भी दफनाते थे या कुछ आभूषण दफना देते थे। ऐसा क्यों, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करती थी। यानी अगर कोई व्यक्ति मर गया है उसके बाद भी इसका कुछ जीवन होता है, जिसमें अगर ये चीज़ें दफना दी जाएंगी तो अगर मरने के बाद अगर कहीं जीवन है तो ये वस्तुएं वो उनके काम में आएंगी, उनके यूज में आएंगी। यानी निष्कर्ष इसका यह है कि मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो ये जो समाधान है ऐसी उत्तर और दक्षिण की दिशा में सब जगह से मिले हैं, लेकिन एक स्थान है लोथल, एक स्थान है लोथल। लोथल से समाधान के प्रमाण नहीं मिले हैं, समाधान का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। नहीं सॉरी, लोथल से युगल समाधान मिला है। क्या मिला है? युगल। लोथल से जो है ये जुड़वा समाधान मिले हैं। कैसे कि एक साथ दो को दफनाया गया है, एक साथ दो लोगों को दफनाया गया है। युगल समाधान का प्रमाण जो समाधान मिले, दो डेड बॉडी दफनाने का प्रमाण मिला है। लेकिन मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थान है, मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थान है जहां से अभी तक किसी भी कब्रिस्तान का प्रमाण हमें नहीं मिला है। ये अगर देखा जाए तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, ये समाधान के अलावा इनके जीवन में अग्नि पूजा का भी बड़ा महत्व था। अग्नि पूजा का बड़ा महत्व था। इसका प्रमाण हमें लोथल, कालीबंगा और बनावली से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लोथल से, कालीबंगा से, बनावली से। यहाँ से हमें यज्ञ की वेदिकाएं मिली हुई हैं, जले हुए राख की कुछ चीज़ें मिली हुई हैं। यानी ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पे ये यज्ञ की पूजा करते थे, यज्ञ को ये पवित्र माना करते थे। अगर देखेंगे तो ये जो सभ्यता है यहाँ पे आपको कुछ ताबीज जैसी भी संरचनाएं मिली हैं। इससे ये पता चलता है कि जादू टोने में भी इनका विश्वास रहा होगा। अगर देखिए और महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे देखा जाए तो ये था कि ये जो जितने भी चीजें यहाँ पे मिली हैं जैसे अग्नि पूजा, तो ये कहीं ना कहीं एक चीज
और कहीं कहीं कुछ किताबों में पढ़ने को मिलता है कि ये बलि भी दिया करते थे, यानी यहाँ पर पशु बलि प्रचलित थी। ये कुछ चीज़ें कहीं कहीं मिलती हैं। एक महत्वपूर्ण चीज ये, जैसा कि हमने बताया कि ये जो सत्ता थी यहाँ पे मातृ सत्तात्मक थी, तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी का अर्थ यहाँ पे है धरती से, ये पृथ्वी की पूजा किया करते थे और संभवतः ये मातृ देवी का स्थान इस सभ्यता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था या सबसे अधिक था। लेकिन एक चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण आपको जानना है कि ये पूजा जरूर कर रहे थे, लेकिन किसी भी मंदिर का प्रमाण, किसी भी टेम्पल का प्रमाण इनके सिविलाइजेशन से नहीं मिला है। किसी भी सिविलाइजेशन से इनके मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, जबकि इसी की समकालीन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहाँ पर मंदिर जैसे कुछ संरचनाएं मिली हैं। वहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन हुआ करता था, लेकिन इसके विपरीत जो हमारी यहाँ की सभ्यता थी, यहाँ पे ना ही कोई मंदिर के प्रमाण मिले हैं, ना ही ये प्रमाण मिला है कि यहाँ पुरोहित वर्ग का शासन था। इतनी चीज़ें अगर स्पष्ट हैं तो यहाँ से आगे चलें। आगे चलते हैं, आपको हम कुछ पीपीटी दिखा देते हैं। पहले आप देखें, जैसा कि हमने बताया कि सर्वाधिक जो पुरातत्व स्थल है वो सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं और गुजरात में सबसे अधिक, राज्य के रूप में सबसे अधिक स्थल मिले हैं। नगर नियोजन समकालीन विश्व में इनका अद्वितीय था। इनकी जो सड़कें हुआ करती थी वो एक दूसरे से समकोण प्रकार की थी और बीच बीच में सड़कें जहाँ होती थी चिन्ह बनाए जाते थे, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, खास करके जिससे उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। और इनकी नालियाँ ढकी हुई हुआ करती थी। समानतः एक मकान में आंगन, किचन, स्नानागार, शौचालय आदि हुआ करते थे। इनके जो घरों के दरवाजे हुआ करते थे ये मुख्य मार्ग में न खुलकर, ये घरों मुख्य मार्ग में न खुलकर बल्कि पीछे गली में ओपन हुआ करते थे। और इनकी ईंटों के साइज हमने बताया कि 4:2:1 के अनुपात में होते थे। 10 इंच और 5 इंच और 2.5 इंच के होते थे। धौलावीरा इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। प्रकृति पूजा में ये विश्वास करते थे, आद्य शिवा की ये पूजा करते थे, मातृ देवी की ये पूजा किया करते थे। यहाँ का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। पुरोहित वर्ग, यहाँ पे 4 वर्ग हुआ करते थे। पुरोहित वर्ग, शिक्षित, अवैध और एक योद्धा वर्ग, व्यापारी और श्रमिक। सबसे महत्वपूर्ण जो इस वर्ग सभ्यता में जिनका स्थान था वो थे व्यापारी वर्ग। विभिन्न प्रकार के आभूषण इस सभ्यता से मिले हैं, वो शायद सौंदर्य प्रशासन संबंधित थे, जैसे लिपस्टिक हो गए, काजल हो गए, इन सब चीज़ों के अवशेष मिले हैं। और जो गले में पहनने के हाथ में पहनने के लिए जो आभूषण थे, ये सब चीज़ें यहाँ से मिली हुई हैं। समाधान हमने बताया कि उत्तर और दक्षिण की दिशा में हुआ करता था। उत्तर की दिशा में इनका हेड हुआ करता था और इनकी टेल हुई करती थी। जो इनका पैर हुआ करता था ये किस तरफ था? दक्षिण की दिशा में था। अगर लोथल से देखा जाए तो यहाँ से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है। इनका जो समाधान था ये आंशिक और पूर्ण समाधान दोनों किया करते थे। दूसरी, अग्नि पूजा में ये लोग विश्वास करते थे, क्योंकि अग्नि की जो वेदी है या कुंड है या जो यज्ञ कुंड है, इसके साक्ष्य मिले हैं लोथल से, कालीबंगा से और बनावली से। मातृ देवी की पूजा ये करते थे और संभवतः इनका स्थान सर्वाधिक था। एक महत्वपूर्ण चीज और यहाँ पे आपको जाननी है कि ये मापन में जब ये तौलने में यूज किया करते थे तो तौलने में 16 के मल्टीप्लाई में चीज़ें यूज किया करते थे। आप अभी भी एक शब्द अपने अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, गांव से मिलजुल रखते हैं, तो गांव में एक चीज चलता है मानी। आपको बता दें कि 16 सेई का एक मानी होता है, ये 16 के गुणक में है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता से ही हमारे पास अभी तक आई हैं कि हम भी 16 के गुणक में ही चीज़ें यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि 16 की मानी, 16 सेई का एक मानी हम लोग यूज किया करते हैं। गाँव में अगर देखेंगे, खास करके गेहूँ जब नापती हैं महिलाएँ, तो आप पूछिए कितना हुआ तो बताती हैं 1 मानी है, 2 मानी है या 3 मानी है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे माप तौल में इस सभ्यता में 16 के गुणक में चीजें यूज होती थी। ये जो व्यापार किया करते थे, इनका व्यापार बहुत दूर दूर तक हुआ करता था। इनके व्यापार में अगर देखा जाए तो इनके व्यापार के कुछ अवशेष आपको हम बताएं कहाँ से ये व्यापार करते थे। अगर देखें तो ये जो कुछ एक लाजवर्द चीज है, लाजवर्द और टीन, ये अफगानिस्तान से मंगाते थे। लाजवर्द और चीन ये अफगानिस्तान में से लेकर आते थे। और चांदी को या 2 स्थान से लेकर आते थे, एक स्थान है अफगानिस्तान और दूसरा है ईरान। अगर देखा जाए तो ये सोना अपने भारत में, ये आपको पता है कोलार की खान है जो कर्नाटक में अवस्थित है। कोलार की खान से ये सोना अपने यहाँ लेकर आते थे और उसका आभूषण बनाते थे। तांबा की विश्व प्रसिद्ध खान आपको पता है खेतड़ी की खान,
खेतड़ी की खान है वो कहाँ पर है, वो राजस्थान में है, और इस राजस्थान से वो ताबा लिया करते थे। जो सिलखड़ी होती है, सिलखड़ी ये दो स्थानों से लेते थे, एक राजस्थान से और दूसरा बलूचिस्तान से। ये सिलखड़ी का यूज करते थे। लाल रंग के लिए, जो लाल रंग था, क्योंकि इनके जो मन के हुआ करते थे वो रेडिश हुआ करते थे, लाल रंग हुआ करते थे, तो लाल रंग के लिए ये जहाँ से मंगाते थे लाल रंग वो था होर्मुज, होर्मुज या फिर फारस की खाड़ी से। शिलाजीत, शिलाजीत इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो ये शिलाजीत का यूज किया करते थे। तो शिलाजीत के लिए ये जहाँ से लाते थे वो था हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत से ये शिलाजीत लाते थे। समकालीन काल में ये जिन सभ्यताओं से अपने व्यापार देखा गया है, तो वहाँ पर वो दिलमुन, मगन, मेलुहा ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो जो दिलमुन शब्द था ये बहरीन के लिए यूज हुआ था, दिलमुन शब्द बहरीन के लिए, और जो मगन था ये मकरान जो तट है उसके लिए यूज हुआ था। हड़प्पावासी अगर देखें तो हड़प्पावासी जिन चीज़ों का आयात करते थे, हमने आपको लिस्ट बताई, टीन था, चांदी था, सोना, तांबा, सिलखड़ी, लाल रंग, शिलाजीत, लेकिन जिनका निर्यात करते थे उसमें महत्वपूर्ण था हाथी दांत, हाथी के दांत, दूसरे हाथी के दांत के बने हुए आभूषण, तीसरे सूती वस्त्र, और चौथे कपास, पांचवा मनका बना यूज मनके का ये जो मनका बनाकर भारी मात्रा में ये निर्यात किया करते थे। अगर देखा जाए तो मनका बनाने का कारखाना चनहुदड़ों से मिला है। चनहुदड़ो जो एक लोकेशन है आप देखेंगे वहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला है। चनहुदड़ो कहाँ पर है, जी हाँ आपको मैप में हम दिखा देते हैं, आप ये देख रहे हैं चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो से मनका बनाने का कारखाना मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में रुकेंगे, लेकिन तब तक हम आपको एक बार पीपीटी दिखा देते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लेकिन एक बार आप पीपीटी देख लें। हमने बताया कि व्यापार के लिए लाजवर्त और टीन अफगानिस्तान से मंगाते थे, अफगानिस्तान से चांदी मंगाते थे, ईरान से भी चांदी मंगाते थे, लेकिन जो सोना था ये कोलार की खान कर्नाटक से लिया करते थे, तांबा को एक खेतड़ी की खान राजस्थान से लेते थे, सिलखड़ी के लिए राजस्थान और बलूचिस्तान का संपर्क इन्होंने किया, जबकि लाल रंग के लिए इन्होंने होर्मुज या फारस की खाड़ी में चीजें। शिलाजीत ये हिमालय से लिया करते थे। इस काल में जहाँ से व्यापार करते थे, बहरीन, मकरान और जो क्षेत्र थे इन्हें दिलमुन और मगन के नाम से जाना जाता है। एक शब्द है मेलुहा, मेलुहा संध जो इस काल में जो यूज हुआ है वो संध और क्षेत्र के लिए ही यूज हुआ है, सिंधुवासी लोगों के लिए यूज हुआ है, जिनका ये निर्यात करते थे, खास करके मेसोपोटामिया को, या फिर दजलाफरात की सभ्यता जो है, या फिर जो बहरीन की सभ्यता थी, या फिर मिस्र की सभ्यता थी, जिनको ये निर्यात करते थे, वो हाथी दांत था, सूती बस्ता, मनके थे, हाथी दांत के बने उपकरण थे और कपास थे। गुड़िया और मनका बनाने का कारखाना जहाँ से मिला है वो चंदुदड़ो है। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम अपने वीडियो में यहीं पर और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अधिक से अधिक फैलाइए। और पार्ट 2 में हम आपसे अब डिटेल में बात करेंगे एक एक जो स्थल हैं जितने महत्वपूर्ण उनके स्थलों के बारे में, और फिर हम आपसे जो टॉपिक बचे हुए हैं उनकी बात करेंगे। क्योंकि हमने आपसे व्यापार की बात कर ली है, व्यापार में हम लिस्ट लेकर आएंगे जो हमने दिया, उसके अलावा हमने आपसे वहाँ के समाज के बारे में बात की, अभी हम वहाँ की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, वहाँ की राजनीतिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद वहाँ से हमारी बात होगी एक एक राज्य, एक एक शहर के बारे में, एक एक टाउन के बारे में डिटेल, इनकी कुछ विशेषताएं होंगी, कहाँ से क्या मिला है। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अधिक से अधिक फैलाइए, और मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रणाम कीजिए रमेश चंद्र का स्वीकार।